हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष आपका फिजिक्स टीचर और आज हम शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक ग्रेविटेशन। न्यूटन और एप्पल वाली कहानी तो सबने सुनी होगी। ये उसी पर बेस्ड है, एक लॉ जो कि आपको क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वक्त बहुत काम आएगा। जो हमने चीज़ लॉ ऑफ मोशन के वक्त पढ़ी थी वो सेम इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। लॉ ऑफ मोशन में हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इनर्शियल फोर्सेस, नॉन इनर्शियल फोर्सेस और कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेचुरल फिनोमिनन से रिलेटेड जो फिजिक्स है उसमें, जिसमें सबसे बड़ी टॉपिक है एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी चीज़ है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि क्लास 12th में एटम का जो एटॉमिक मॉडल होगा ये पढ़ाया जाएगा। तो एटॉमिक मॉडल के हिसाब से जब रुदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल बनाया था तो वहाँ पर एक स्टेटमेंट था, ये क्लास 10th में सबने पढ़ा होगा, कि जो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन दी सर्कुलर ऑर्बिट। वहाँ रुदरफोर्ड फंस गए थे क्योंकि वो उसे ठीक तरीके से इलैबोरेट नहीं कर पाए, उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाए। और क्योंकि मैक्सवेल का थ्योरी है कि कोई भी एक्सेलरेटेड चीज़ घूमते हुए एनर्जी या रेडिएशन लूज करेगी, इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन को उस न्यूक्लियस में टकरा जाना चाहिए। तो उसी तरीके से अगर हमारा अर्थ या दूसरे प्लैनेट सन के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो उन्हें उस सन के अंदर जाकर टकरा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम उसी के पीछे का रीज़न देखेंगे कि ऐसा हो क्यों नहीं रहा है। और दूसरी चीज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग सी चीज़ है, जो हर चीज़ जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर होती है या उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में होती है उस पर लगती है। ठीक, हमें ऐसा लगता है कि अगर बिल्डिंग पर से एक भारी आदमी कूदे और साथ में एक हल्की चीज़ को साथ में लेकर कूदे, तो अगर दोनों चीज़ इंडिपेंडेंट हो तो हल्की चीज़ देरी से गिरेगी और भारी चीज़ जल्दी गिर जाएगी। इसका मतलब दोनों पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग है। एक चीज़ हमने सुनी होगी कि स्पीड डिपेंड्स ऑन मास। ऐसा कभी कभी होता भी है इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि जो चीज़ ज़्यादा भारी होती है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के सिनेरियो में जल्दी नीचे गिरेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग लग रहा है। जैसे कि हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन देखा था, 3 डिफरेंट काइनेमेटिकल इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as। यहाँ पर एक्सेलरेशन हमेशा a है और मास का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब अगर काइनेमेटिकल इक्वेशन जो कि मोशन को दर्शाता है, मोशन को दिखाता है कि मोशन चल कैसे रहा है एक ऑब्जेक्ट, अगर वो मास पर डिपेंडेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पर डिपेंडेंट होगा, बेसिकली ऑब्जेक्ट के मास पर। हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे आज। न्यूटन बाबा का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सा रूल है, लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उसके साथ साथ केपलर के लॉ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेसिकली ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आज हम ख़त्म करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली चीज़ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन नाम से ही रिलेटेड है कि यहाँ पर एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगेंगे। अब वो अलग अलग चीज़ों पर लग सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से, लेकिन इसके लिए एक यूनिवर्सल लॉ है कि इसे किस तरीके से लगाया जाएगा ये बताया है। देखते हैं। जैसे कि पहली चीज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है? एक स्टेटमेंट है कि फॉर एनी यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
attraction is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो ये फिजिक्स की भाषा में ये कह रहा है कि यूनिवर्स में दो हेवनली बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उन दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करेगा डायरेक्टली। इसका मतलब मास जितना ज़्यादा बड़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब अर्थ अगर बड़ा हो जाए अपने रेडियस में, अपने मास में, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ना चाहिए या कम हो जाना चाहिए। मास बढ़ने से ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल बढ़ेगा और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट बढ़ने से ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कम हो जाएगा। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो किसी प्लैनेट की वजह से पड़ रहा है उस प्लैनेट के सेंटर से देखा जाता है उसे। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से कि फॉर एनी यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि F is directly proportional to m1 into m2 and F is inversely proportional to 1 divided by r square, means it is directly proportional to 1 divided by r square and you can also say it as inversely proportional to r square। क्योंकि ये दोनों F एक जैसा है तो इस स्टेटमेंट को हम बोल देते हैं 1 और इसको 2। Since both the forces are same, तो from 1 and 2 F is directly proportional to m1 into m2 divided by r square। To eliminate this directly proportionality sign, उस directly proportionality sign को हटाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक gravitational constant या फिर एक proportionality constant। यहाँ पर वो proportionality constant होगा G। G is proportionality constant और यहाँ पर इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस G के लिए वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हम इसका डायमेंशन भी निकालेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन में अलग अलग चीज़ों का डायमेंशन निकालना सीखा था हमने, तो उसी चीज़ को यूज़ करके हम यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालेंगे। और ये जो फोर्स है ये चेंज होकर हो जाएगा F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। यहाँ पर इस r का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट। अगर ये मास m1 है, ये मास m2 है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे r।
ठीक, तो ये है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज F इज इक्वल्स टू gm1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये लिख लें। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी जो चीज़ है, जैसा कि मैंने बोला था, हम निकालेंगे डायमेंशन। तो हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे? यहाँ पर जो यूनिट है, ये MKS यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायमेंशन को निकालने के लिए, क्योंकि इस G के लिए जो यूनिट है SI यूनिट G के लिए, सॉरी SI यूनिट इस G के लिए वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक, न्यूटन का मतलब MKS में होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू न्यूटन। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर के लिए मतलब क्या हो जाएगा? kg मीटर क्यूब पर kg स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर हट जाएगा और अगर ये ऊपर जाता है तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1। ठीक, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस kg मीटर क्यूब पर kg स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर को kg हट जाने पर स्क्वायर हट जाएगा। इसका मतलब ये चेंज होकर हो जाएगा मीटर क्यूब kg इनवर्स और सेकेंड -2। अगर हम डायमेंशन के फॉर्म में इसे लिखें तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, ये जो यहाँ पर LMT होता है, इसमें L का मतलब लेंथ है, M का मतलब मास और T का मतलब टाइम। M का मतलब मीटर समझ के लेंथ के बदले की चीज़ वहाँ नहीं लिखनी है, यही मेजर कन्फ्यूजन होता है। तो जो यहाँ पर L है वो है 3, तो M आ जाएगा 3। M के लिए 3 है तो L हो जाएगा 3, क्योंकि मीटर है। मास है -1 तो M -1 और S हो जाएगा -2। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए जो हमारा डायमेंशन हुआ वो है L⁻³ M-1 और T⁻²। डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। जेई में तो फ्रीक्वेंटली अब नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन जो दूसरे स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर ये बहुत ही फ्रीक्वेंट है कि किसी भी चीज़ का डायरेक्टली जो कि कांस्टेंट हो, जैसे कि प्लैंक कांस्टेंट है या फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है या फिर गैस कांस्टेंट है, ऐसी चीज़ों का डायमेंशन डायरेक्टली पूछा जाता है। तो वहाँ पर बहुत ही मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन निकालना बहुत आसान है। ठीक, तो सभी का आ गया आंसर L3M-1 और T-2। ठीक, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जो यहाँ पर अगला टॉपिक है वो हो जाएगा केपलर लॉ। ग्रेविटेशन में केपलर लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केपलर लॉ इंपॉर्टेंट इसी वजह से भी है क्योंकि जो स्पेस मिशंस होते हैं उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें तीनों लॉ में बस फॉर्मूला एक ही है और वो भी फॉर्मूला है तीसरे लॉ के पास। हम देखते हैं कि वो है क्या। जैसे कि सेंटर, जो कि सर्कल का सेंटर होता है, वो सिर्फ एक ही होता है, वैसे ही इलिप्टिकल ऑर्बिट के 2 सेंटर्स होते हैं और उसको बोला जाता है फोकस या फिर फोकाई। ठीक, हम ऐसे मानते हैं उसका सेंटर कि हम कंप्लीट लेंथ मान लेते हैं। यहाँ सपोज ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट डिस्टेंस इसका आधा कर लेंगे तो ये एक सर्कल का डायमीटर और ये एक सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। ये एक सर्कल का सेंटर और ये दूसरे सर्कल का सेंटर, ऐसे हम मान लेते हैं। ठीक, और इसमें दूसरी चीज़ ये होती है कि एक को हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस और एक को हम बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। वो डिपेंड करता है इस हिसाब से कि हम फोकस ले किसको रहे हैं। ठीक, तो अगर हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स देखें तो इसके लिए एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट के लिए स्टेटमेंट ये है कि एवरी प्लैनेट revolve in an elliptical orbit around the sun and
sun is situated at one of the foci of the ellipse। ठीक, इसका मतलब कि अगर ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक, ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो अगर ये एक फोकस है और ये एक फोकस है, तो इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर होगा हमारा सन, और जो दूसरे प्लैनेट है वो यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इस तरफ या कहीं और। ठीक, ये जो डायग्राम है ये हमारे दूसरे लॉ में भी बहुत काम आने वाला है, तो हम इसके लिए बाउंड्रीज बना लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी हो जाएंगी। ठीक, अब तो पहला लॉ क्या बोलता है कि एक एक्लिप्स है, उस एलिप्स में अगर एक प्लैनेट किसी भी सन के अराउंड गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब सन जो है उस एलिप्स के किसी ना किसी एक फोकस पर प्रेजेंट होगा। ठीक, अब दूसरी चीज़ है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज, केपलर लॉ हर बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इसका स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है 2 नंबरों के लिए। लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ एरिया ये बोलता है कि एरिया स्वाइप्ड आउट इन equal interval of time is equal। इसका मतलब क्या है? एरिया स्वाइप्ड आउट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल का मतलब है कि अगर एक प्लैनेट जितने टाइम में जितना एरिया स्वाइप करता है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब अगर फिलहाल एक प्लैनेट यहाँ पर है अभी इनिशियल पोजीशन, दूसरा उसका फाइनल पोजीशन यहाँ से यहाँ हो जाएगा P डैश, और इसके सेंटर से जितना टाइम इस प्लैनेट को P से P डैश पर जाने के लिए लगा है, ठीक, P से लेके P डैश पर जाने के लिए जितना समय लगा है, तो इतना एरिया उसने स्वाइप किया। ठीक, इतने ही टाइम में अगर वो प्लैनेट यहाँ पर हो तो वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा सपोज, तो ये जो एरिया होगा ये एरिया इस एरिया के बराबर होगा, क्योंकि जितना टाइम प्लैनेट को यहाँ से यहाँ आने में लगा है उतना ही टाइम प्लैनेट को यहाँ से यहाँ जाने में भी लगा है। तो अगर टाइम सेम है तो एरिया भी हर बार सेम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई भी प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है तो जब वो एपोजी और पेरिजी पर होगा, ये 2 टर्म्स है, मैं बताता हूँ आपको क्या है। अगर एक प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में किसी भी दूसरे स्टार के अराउंड गोल गोल घूम रहा है, क्योंकि तो एलिप्स को ऐसे लिखा जाता है कि नियरेस्ट डिस्टेंस होता है और एक फारदेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक, क्योंकि एलिप्स है। तो जो ये नियरेस्ट डिस्टेंस है, नियरेस्ट डिस्टेंस, तो इसको हम बोलते हैं पेरिजी, पेरिजी या पेरीहीलियन। ठीक, और ये जो हो जाएगा फारदेस्ट डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे अपोजी, तो अपोजी या फिर एपीहीलियन। ठीक, तो पेरीहीलियन और एपीहीलियन 2 इसके नाम हैं। तो जब भी कोई भी प्लैनेट अपोजी पर होता है, इसका मतलब सन से दूर होता है, तो उसकी वेलोसिटी कंपैरेटिवली कम होती है अगर वो पेरिजी पर हो तब, क्योंकि जब वो किसी स्टार से नज़दीक है तो स्टार का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस उसको ज़ोर से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, इस वजह से उसका स्पीड बढ़ता है। इसका मतलब अर्थ का वेलोसिटी ऑर्बिट करते वक्त, सन को ऑर्बिट करते वक्त हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, वो बदलता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। मतलब अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि अर्थ का वेलोसिटी क्या होगा उसके ऑर्बिट में अर्थ सन को चक्कर लगाते वक्त। ठीक, तो ये है लॉ ऑफ एरिया कि एरिया स्वाइप्ड आउट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम
इज इक्वल, मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है va इज, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है vb, तो vb इज ग्रेटर देन va। इस लॉ का मतलब यही है कि नज़दीक आने पर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो वो उतने ही टाइम इंटरवल में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो एरिया वहाँ पर भी सेम हो जाएगा और यहाँ पर भी सेम हो जाएगा। और तीसरी चीज़ है लॉ ऑफ पीरियड्स। इस लॉ ऑफ पीरियड्स को हम ऐसे देखेंगे कि क्यूब ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट, sorry, square, my bad, square of time period of a planet is directly proportional to the cube of semi-major axis of the elliptical orbit। सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब ये होता है कि यहाँ से लेके प्लैनेट का डिस्टेंस कितना है, उसी को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ठीक, आसान भाषा में हम इसको कह सकते हैं रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो हमेशा सेमी मेजर एक्सिस एक जैसा ही होगा, इसीलिए अर्थ में इसलिए सर्कल में कोई सेमी मेजर एक्सिस नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ रेडियस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो तीसरा लॉ है ये बोल रहा है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलेंगे टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसका एक इलैबोरेटेड वर्जन भी होता है जिसे हम लिखते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी इंटू आर क्यूब डिवाइड बाय 4 पाई एम। ये इसका बड़ा फॉर्मूला है जिसे हम डराइव करेंगे कभी और। ठीक, तो फिलहाल ये टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ग्रेविटेशनल से जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन इस फॉर्मूला पर डिपेंड करते हैं, कुछ एस्केप वेलोसिटी, बाइंडिंग एनर्जी पर। ठीक, तो हम वो भी देखेंगे आगे की वीडियोस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, आई होप सबको समझ में आया होगा। के प्लस लॉ बहुत ही आसान सा है। यहाँ पर जो चीज़ है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था लीनिंग टावर ऑफ पीसा पर चढ़कर, और उन्होंने दो अलग अलग बॉल, एक आयरन बॉल और एक वुड के बॉल को ऊपर से नीचे फेंका था, और वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो आसान सा फॉर्मूला है फोर्स का उसका मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो विदाउट मास एक्सेलरेशन कैसे पॉसिबल होगा? हो सकता है, हम देखते हैं कैसे। तो फॉर्मूला तो यही है कि अगर एक्सेलरेशन को हम g मान ले तो इट विल बिकम f डिवाइड बाई m। इस फॉर्मूला से अगर f इज इक्वल्स टू mg, देयरफॉर g इज इक्वल्स टू f डिवाइड बाई m हो जाएगा। लेकिन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो मास पर डिपेंड कर रहा है, तो कैसे नहीं करेगा हम देखते हैं। अभी जैसे कि हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू g इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर है। तो अगर हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स देख रहे हैं और किसी ऑब्जेक्ट को, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा m1 है वो मास ऑफ अर्थ है, और जो हमारा m2 है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो फोर्स जो है वो चेंज होकर हो जाएगा g m इंटू m2, सिर्फ m डिवाइड बाय, और ये जो हम r लिख रहे हैं, अज्यूम करो कि ऑब्जेक्ट जो है वो तो अर्थ के सरफेस पर है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन
ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस, और अर्थ का सेंटर मतलब अर्थ का रेडियस हो जाएगा। तो दिस आर स्क्वायर विल बिकम आर ई का स्क्वायर, मतलब अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। तो अगर ये एफ हम यहाँ पर कंसीडर करें तो ये हो जाएगा g इज इक्वल्स टू कैपिटल G एम ई डिवाइड बाई स्मॉल एम डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर इंटू स्मॉल एम एम कट जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली डिपेंड ऑन मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, या फिर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में वो जो भी चीज़ है ऑब्जेक्ट वो घूम रहा हो। इट डज नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट मास, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर यही सेम एक्सपेरिमेंट हम एक वैक्यूम में परफॉर्म करें तो वैक्यूम में परफॉर्म करने पर, ये किसी ने देखा भी होगा, नेशनल ज्योग्राफिक या फिर डिस्कवरी जैसे चैनल्स पर दिखाया जाता है कि जब हम एक वैक्यूम क्रिएट करें और इस वैक्यूम में बिना, क्योंकि वैक्यूम में रेजिस्टेंस नहीं होगा, वहाँ पर अगर हम एक आयरन बॉल और एक फेदर को ऊपर से नीचे गिराएं तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक जैसा ही लगेगा दूसरे पर। ठीक, इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है कि एक किताब है आपके पास और एक पेपर है, जब हम दोनों को इंडिपेंडेंटली गिराएंगे तो बुक जल्दी गिर जाएगी और पेपर धीरे धीरे गिरेगी। लेकिन अगर किताब के ऊपर मैं उस पेपर को रखूं और फिर उसे गिराऊं तो वो साथ में ही गिरेगी, क्योंकि वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस दोनों पर एक जैसा ही लगेगा। यहाँ पर क्योंकि पेपर हल्का था तो एयर रेजिस्टेंस धीरे धीरे काम कर रहा था, यहाँ पर भारी है तो जल्दी एक्ट करेगा। इस वजह से भारी चीज़ एक्सेलरेट जल्दी होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस या फिर अर्थ एटमॉस्फेयर, लेकिन उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा एक जैसा होता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के रेडियस और उसके मास पर डिपेंड करता है। इसे हम और देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, कि लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पर भी डिपेंड करता है वो। इसका मतलब पोल्स पर ज़्यादा और इक्वेटर पर कम हो जाएगा उस हिसाब से। तो हम वो सारे सिनेरियोज भी कंसीडर करेंगे। ठीक, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल्स टू कैपिटल G एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। और अगर हम इसके वैल्यूज निकालेंगे तो अर्थ का जो रेडियस होता है, तो रेडियस ऑफ अर्थ इसका वैल्यू है 6400 किलोमीटर्स। इसका मतलब 6400 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ या फिर 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ के लिए वैल्यू। और अगर हम मास ऑफ अर्थ निकालेंगे तो दिस विल बी 5.97 इंटू 10⁻26। ठीक है, तो 10⁻26 या फिर अप्रॉक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻26। तो यहाँ पर जो चीज़ है अगर हम कंसीडर करें ये फॉर्मूलाज यहाँ पर, और जी के लिए तो हमने देखा था पिछली बारी वैल्यू जो कि था 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा लगभग उस हिसाब से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। इसका मतलब लगभग 35 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो चीज़ नीचे गिरेगी। अगर विदाउट फोर्स उसे हमने गिराया है तो, कोई एक्सटर्नल पावर हम नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे इससे रिलेटेड जो हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से लिख लेना है और अच्छे से रिवाइज करना है। अब इसके जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं या फिर एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक हैं, जैसे कि क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन या फिर जैसे टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, जब भी एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है अर्थ से, वो सारी चीज़ें, बाइंडिंग एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी वगैरह, ये सब हम देखेंगे आगे वाले वीडियोज़ में। उसके बाद हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।